मैं कभी प्रीलिम्स से फेल नहीं हुआ। करंट अफेयर्स में 1 मैगज़ीन 1 वो न्यूज़पेपर। पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपका अचानक नहीं होगा कि आपने मेंस पास कर लिया 1 महीने में के अंदर आप सुधार कर लोगे, ऐसा नहीं होगा। साथ में हर एक मुद्दे पर आपका ओपिनियन भी होना चाहिए। सभी को नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ मेहमान है डॉक्टर पवन कुमार। वैसे पवन जी को आप बहुत दिनों से जानते हो, हमेशा से आपको गाइड करते आए हैं और इस बार इनकी यूपीएससी में रैंक है 551 और हिंदी माध्यम ही इनका रहा है और ऑप्शनल सब्जेक्ट इनका संस्कृत साहित्य। तो इस वीडियो में हम पवन जी से प्री मेंस और इंटरव्यू तक की पूरी स्ट्रेटेजी जानने वाले हैं और बहुत ही शानदार ये वीडियो होने वाला है। सबसे अच्छी बात पवन जी की ये रही कि इन्होंने हर बार प्री पास किया है, तो प्री का भी ये अपना अनुभव बताएंगे और इंटरव्यू में भी इनके 2 बार बहुत ही शानदार मार्क्स है, एक बार 190 और इस बार इनको 173 मार्क्स प्राप्त हुए हैं। तो पवन जी इस बारे में आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले पवन जी आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद धर्मेंद्र जी और पूरे यूट्यूब परिवार को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको इस बात की बधाई देने के लिए आया हूँ विशेष कर कि पिछली बार जो मेंस में मेरे 100 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट हुआ था जीएस में, जो कि एक बहुत ही शानदार इम्प्रूवमेंट है और उसका पूरा श्रेय मैं आपको देता हूँ। ठीक, ये तो मतलब बहुत हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है। और एक्चुअल में क्या है, हम दोनों ही जब आंसर राइटिंग करते हैं तो जो भी पुराने पेपर है यूपीएससी के, उनको लिखकर आपस में चेक करवाते हैं, चाहे ऐसे राइटिंग हो चाहे जीएस के पेपर हो। और पवन जी की एक बात आपको बताता हूँ, मैं सबसे अच्छी बात बताना चाहूँगा यहाँ पे। पिछले 1.5 साल से पवन जी जैसे इस अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे थे 2021 वाले की, तो लगातार 1.5 साल ऐसा रहा, मैं अपना अनुभव बताऊँगा कि इन्होंने डेली 2 क्वेश्चन मुझे लिख के दिखाए पुराने वाले। मतलब इतना डेडिकेशन, रियल में इतना। इनका लास्ट अटेम्प्ट था तो ये सोच रहे थे कि यार मैं कोई कमी ना रखूं। तो इन्होंने कोई पेड कोर्स कहीं ज्वाइन नहीं किया, कोई पेड टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की। इन्होंने मुझ पर विश्वास किया कि यार ये सामने वाला व्यक्ति है ना, ये मेरे साथ मतलब सही न्याय करेगा। और डेली मतलब हमने चेक किया और बीच में जैसे हमने एक पेड चलाया था कि आंसर राइटिंग करनी है, तो उसमें नए वाले बच्चे जुड़े थे और उस ग्रुप में पवन जी भी ऐसे जुड़े थे जैसे इनका पहला अटेम्प्ट हो, बच्चे नए बच्चे की तरह। जैसे ये होता है ना, कई बार हम सीनियर हो जाते हैं या हमें बहुत ज़्यादा अनुभव होता है तो क्या करेंगे, लेकिन मैं ये बात पवन जी वैसे बताना नहीं चाह रहे थे, लेकिन मैं चाह रहा था कि आपको ऐसी इसी शिद्दत के साथ तैयारी करनी है कि पूरा डेडिकेशन आपको दिखाना है। ठीक है, तो पवन जी सबसे पहले हम प्री को लेकर बात करते हैं। तो प्री के अंदर आपने कौन से रिसोर्सेज फॉलो किए और प्री के अंदर आपको टेस्ट सीरीज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात आती है कोचिंग की, कि कोचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इसके बारे में आप खुल के बात कर सकते हो। देखिए धर्मेंद्र जी, प्रीलिम्स में मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। मैं कभी प्रीलिम्स से फेल नहीं हुआ, तो बहुत अच्छे से बच्चों को गाइड कर सकता हूँ। उन बच्चों के लिए जो हिंदी मीडियम के हैं और या जो घर से तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, कि आप बिना कोचिंग के भी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और कई कोचिंग्स में तो ऐसा होता है, कई बार बच्चे जो बड़े बड़े कोचिंग के नाम में चले जाते हैं और वहाँ पर इस तरह से फंस जाते हैं कि बहुत ही ज़्यादा दुर्गति हो जाती है उन बच्चों की, जो 2-3 साल तक तो कोचिंग में सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, फिर पूरी एक लाइब्रेरी बन जाती है कमरे में। तो उस बच्चा उस कमरे मतलब उस लाइब्रेरी में कैसे पढ़ सकता है? उतनी सारी बुक्स को पढ़ के याद रखना और फिर वहाँ ले जाना एग्ज़ाम हॉल तक, तो पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए लिमिटेड रिसोर्सेज में कैसे हम आईएएस की प्रीलिम्स पास कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ कहना चाहूँगा आप लोगों को। तो मैंने जैसे सेक्शन बांट रखे हैं। जैसे मेरे को प्रीलिम्स की तैयारी करनी होती है, स्टार्ट करता हूँ तो मैं 1.5 महीने पहले स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि मैंने पहले पढ़ रखा है। नया जो बच्चा स्टार्ट करेगा तो उसको तो कम से कम 4-6 महीने देने चाहिए, 6-7 महीने प्रीलिम्स के लिए। उसमें आप बेसिक बुक्स लो पहले, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस, टेक और करंट अफेयर्स। ये 7 सेक्शन मैंने बांट दिए। हिस्ट्री के लिए जैसे मैं बुक्स कलेक्ट करता हूँ, एंशियंट मिडाइवल की पुरानी एनसीईआरटी ले लो, मॉडर्न इंडिया की पुरानी एनसीईआरटी जो विपिन चंद्रा वाली, उसके साथ साथ स्पेक्ट्रम ले लो। एनसीईआरटी पुरानी है, वो एक स्टोरी की तरह है, तो उस विपिन चंद्रा वाली उसको पढ़ने में ये फ़ायदा होगा कि आपके दिमाग में मोटी मोटी पिक्चर बन जाएगी कि इस तरह से घटनाएं हुई थी, आज़ादी ऐसी मिली। तो ये हिस्ट्री हो गई। आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया की बुक है, तो आप उसको पढ़ सकते हो। और आर्ट एंड कल्चर थोड़ा अनप्रडिक्टेबल आता है, तो उस पर हमें ज़्यादा जोर भी नहीं देना है, एक बार कम से कम हमारी तरफ से पढ़ के जाना है। ये हिस्ट्री हो गया। फिर पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हो और गवर्नेंस के लिए कोई कोचिंग के नोट्स देख सकते हो। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के लिए आप जो न्यू एनसीईआरटी देख लो। फिजिकल ज्योग्राफी है, वो समझने वाला पोर्शन है। तो एक मृणाल सर के चैनल, जो यूट्यूब पर चैनल है, उसमें एक मैडम है, राजस्थानील मैडम ऐसा का नाम है, तो उनके लेक्चर्स हैं, वो आप सुन सकते हो अच्छे से, बहुत अच्छे हैं। इकोनॉमी के लिए आप कंप्लीटली मृणाल सर को फॉलो कर लो, उनके वीडियोज़ है, पीपीटी है, पीडीएफ है, वो देख लो। तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी,
एनवायरनमेंट और साइंस टेक ये बहुत इंपॉर्टेंट बड़ा सेक्शन है, लगभग 1/3 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो इसके लिए जैसे एनवायरनमेंट इकोलॉजी के लिए एक तो 12th की जो बॉटनी की इकोलॉजी की बुक आती है, तो एक वो ले लो। इसके अलावा फिर जो है शंकर आईएएस और पीएमएफ आईएएस, इनके नोट्स ले लो। थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स इकोलॉजी और साइंस टेक वाला आप थोड़ा टेक्निकल टर्म्स है ना इंग्लिश में सीख लो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हिंदी थोड़ी टफ आती है इनकी, हिंदी ट्रांसलेशन होता है। तो ऐसे आप इनसे कर लो इकोलॉजी, शंकर आईएएस, पीएमएफ आईएएस के ऑनलाइन मिल जाते हैं, जो मैंने पीडीएफ फॉर्मेट में उनके नोट्स मिल जाते हैं, इनको कर लो। उसके बाद साइंस टेक के लिए 2 पोर्शन है, एक तो स्टैटिक पोर्शन है, दूसरा है जो टेक्नोलॉजी लेटेस्ट। स्टैटिक पोर्शन जो बेसिक साइंस है उसके लिए तो आप कोई बुक ले सकते हो, जैसे एक रवि अग्रहरि की या पता नहीं किसकी बुक है, या फिर कोई कोचिंग की जो बेसिक साइंस है, जनरल साइंस या अप्लाइड साइंस, उसके नोट्स देख लो। ल्यूसेंट में हालांकि 1 वर्ड दिया होता है, चीज़ें समझाई नहीं होती, जबकि यूपीएससी अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन पूछता है, इसलिए वो ज़्यादा चल नहीं पाएगी। फिर करंट अफेयर्स बचता है। करंट अफेयर्स में 1 मैगजीन 1 वो न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर आप डेली पढ़ो, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हो तो वो पढ़ो, नहीं तो दैनिक जागरण पढ़ लो, और 1 मैगजीन है वो विजन आईएएस की मंथली मैगजीन, उसको फॉलो कर लो। तो इस तरह से आप देखोगे तो प्रीलिम्स की इतनी सी बुक होगी, मुश्किल से इतनी सी होगी, और मेंस की तो और भी कम होगी। और इन बुक्स को आप, एक बुक को बहुत ही अच्छे से पढ़ो, 5 बार पढ़ो कम से कम। पढ़ते तो ई बुक्स का सबको पता होता है, लेकिन पढ़ने की टेक्निक भी आपको पता होनी चाहिए कि बुक रैपिड रीडिंग एक टेक्निक मेरे को डॉक्टर जेके सोनी है जो अभी राजस्थान कैडर आईएएस है, उनसे जब मैंने तैयारी जब स्टार्ट की, उनसे बातचीत हुई थी, तब उन्होंने बताया था कि एक बुक को पहले जल्दी पढ़ लो। जैसे मैं अभी तक उनकी वो टेक्निक को फॉलो करता हूँ कि जो है 800 पेज के मान लो बुक है, मरनाल सर के नोट्स हैं, तो मैंने टारगेट कर लिया कि 100 पेज के हिसाब से फर्स्ट रीडिंग में मैं इनको पढ़ूंगा। तो डेली के 100 पेज के हिसाब से 8 दिन में, एक दिन में एक्स्ट्रा लेके चलता हूँ कि भाई 1 या 2 दिन जो अपना शेड्यूल है किसी कारण से गड़बड़ हो सकता है, तो ऐसे करके 10 दिन का मैंने गैप ले लिया और 8 दिन में उसको पढ़ लिया। पढ़ते टाइम ये ध्यान रखा कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ऐसे नहीं कि पूरी A to Z लाइनें पढ़ रहा हूँ, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो इसके लिए साथ में आपको ये ज़रूरी रखना है कि पीटी की तैयारी स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को अच्छे से गो थ्रू कर लेना 10 सालों के। इससे पता चल जाएगा कि हर सेक्शन से क्या क्या क्वेश्चन पहले आया है, और इसी हिसाब से पढ़ो कि इससे क्या क्वेश्चन आ सकता है। कोई भी टॉपिक पढ़ो, चाहे इकोनॉमी का पढ़ो, चाहे टेक का पढ़ो, जैसे साइंस टेक में पढ़ रहे हैं हम, जैसे एक बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक है क्रिस्पस केस 9 टेक्निक है, तो इसके बारे में 2-3 बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। तो बायोटेक्नोलॉजी की जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है हमें ध्यान रखना चाहिए, सुपर कंप्यूटर है तो इनके बारे में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए क्या क्या होता है। तो ऐसे करके हमेशा इसी मोड में पढ़ना है कि क्या इसको कहते हैं एक्टिव रीडिंग, कि हम पैसिव नहीं है कि किताब क्या है, हम अपने दिमाग लगा के पढ़ रहे हैं कि क्या क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। और इसके बाद जो है क्या पढ़ना है, ये बुक्स हो गई। फिर कैसे पढ़ना है, तो ऐसे जल्दी एक बार बुक को निपटा दिया, फिर अगली बार जब मैं पढ़ूंगा वापस बुक को रिवाइज करूंगा तो मेरे को इससे भी आधा टाइम लगेगा। मतलब जैसे मैंने 10 दिन लगे हैं जिस बुक को पढ़ने में, तो उसको 6 दिन लगेंगे। अगली बार फिर मैं 2-3 दिन में ही, है ना। और जो अंडरलाइन कर दी चीज़ें हैं या इम्पोर्टेंट है तो कुछ चीज़ें नहीं ऐड कर ली, ऐसा करके अपनी बुक को अच्छे से, उसी बुक को 4-5 बार कम से कम पढ़ लेना चाहिए। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अभी क्या होता है कि कोचिंगों में वहाँ पर एक बाज़ार लगा होता है, और बच्चों के साथ ऐसा होता है कि हर एक टॉपिक की कोई 10-10 जो है बुक आ जाती है, मेटेरियल, इतना स्टडी मटेरियल आ जाता है, ये उस कोचिंग का। मैंने भी मतलब कई बार ऐसे मेरे अंदर भी होता है कि मैं ले लूँ, फिर मैं सोचता हूँ ये काम का है कि नहीं, ये है मेरे पास है मैटर, इसलिए मैं छोड़ देता हूँ। तो इन चीज़ों से बचें और इस तरीके से बेसिक बुक्स लें और उनको पढ़ें। और न्यूज़पेपर और मैगजीन को भी ध्यान रखें, और थोड़ा हिंदी मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश भी सीखने की कोशिश करें। इसके लिए आप ये कर सकते हो कि एक जो है न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल डेली पढ़ो, और उसमें 2-3 वर्ड है वो अपनी नोटबुक में नोट डाउन करो, और उनको मतलब एक अपनी वोकेबलरी बनाओ। 6 महीने में अगर आप देखोगे 3 वर्ड अगर रोज़ करोगे तो आपके 6 महीने में हो जाएंगे 700-800 वर्ड। फिर आपको लगेगा ही नहीं कि न्यूज़पेपर कोई वर्ड अनजान है क्या। और हर एक रूट का है ना, वर्ड का रूट वर्ड जाके देखो। कोई भी वर्ड है ना, जैसे मान लो फिलैंथ्रोपी है, ये नया वर्ड आपको न्यूज़पेपर में आया, तो फिल और एंथ्रो यानी मनुष्य से रिलेटेड मानव, फील यानी होता है लव। तो इस तरह से एंथ्रो के जो भी रिलेटेड वर्ड है आप उनमें लिख लो। तो ऐसे करके इंग्लिश की अच्छी सी वोकेबलरी बना लो, और इन टेक्निक से पढ़ लो आप, जो मैंने ये बताया, तो आप प्रीलिम्स ज़रूर पास कर लोगे।
अब बात आती है मेंस की, तो मेंस के अंदर हमारे 4 पेपर जीएस के हो गए, एसे राइटिंग का हो गया और आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट हो गया। तो मेंस में आपका रिसोर्सेज प्रमुख रूप से क्या रहा उसकी बात करेंगे, और इसमें कोचिंग की आपने कहीं की या नहीं की उस पर हम बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले जीएस और निबंध की बात करते हैं। जनरल स्टडीज़ की मैंने कोई कोचिंग नहीं की थी, सेल्फ स्टडी की थी। और मेंस में तो इम्पोर्टेंट होता है राइटिंग प्रैक्टिस। तो सबसे पहले तो हमें मेंस के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखो और फिर टॉपर्स की कॉपी देखो। तो जैसे आप बता, आपके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हो। तो टॉपर्स की जो भी कॉपी है उनको देखो, फिर उनको कि किस तरह से वो आंसर लिख रहे हैं, आंसर में क्या क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है, मुख्य जो बॉडी पार्ट होता है, कंक्लूजन होता है। इंट्रोडक्शन में भी बैलेंस आंसर होना चाहिए, ऐसे नहीं कि आपने इंट्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी। अब जो प्रैक्टिकली जैसे बताते हैं, जो आइडियल बातें करते हैं, वो तो कहते हैं इंट्रोडक्शन में ये चीज़ें डाल दो। इतना हमारे पास स्कोप ही नहीं होता। इंट्रोडक्शन में आपके पास कोई रिपोर्ट है, कोई फैक्ट है, तो एक फैक्ट के साथ आप 2 लाइन बस, मैक्सिमम 20-25 वर्ड में आप वो इंट्रोडक्शन ख़त्म करना होता है। और उसके बाद बॉडी पार्ट है और उसके बाद कंक्लूजन है। और इस बार मेरे को मेंस की टेस्ट सीरीज़, मैंने तो टेस्ट सीरीज़ की नहीं थी, आपके साथ ही वो आंसर डेली 2-3 आंसर आपको चेक कराता था। उस चीज़ का मेरे को बहुत फ़ायदा मिला। और इस बार जो आप मार्कशीट देख सकते हो पिछली बार से कंपेयर करके कि 100 मार्क्स का इंप्रूवमेंट है। तो मेंस में तो यही आप वाला जो टेस्ट सीरीज़ राइटिंग प्रैक्टिस, इन्हीं को ही फॉलो किया है। और कोई रिसोर्सेज है और तो कोई स्पेशल है नहीं रिसोर्सेज मेंस के लिए। न्यूज़पेपर, मैगजीन वगैरह वो देख लो। और कोई न्यूज़ जो आप बता रहे हो जैसे एथिक्स वगैरह के, वो नोट्स और वो देख लो कुछ। इसके अलावा दोस्तों आजकल आपने देखा होगा कि निबंध के पेपर में फिलोसफिकल ऐसे ज़्यादा आने लगे हैं, और ऐसा ही एथिक्स के पेपर में होता है कि वहाँ पे भी फिलोसफिकल आइडिया बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ पे मेरा एक प्रैक्टिकल सजेशन आप लोगों के लिए होगा, कुकू एफएम। कुकू एफएम पर ऐसी हज़ारों ऑडियो बुक और समरी है जो आपकी निबंध के पेपर में और एथिक्स में आपकी सहायता करेगी। जैसे आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आज द डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक समरी, और इसके अलावा एक और बुक समरी है इंडिया आफ्टर गांधी। तो आप इनको एक बार जरूर सुनना, यहाँ से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और कुको एफएम के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, ये एक मेड इन इंडिया ऐप है जिसको प्ले स्टोर पर 4.5 स्टार की रेटिंग मिली हुई है। यहाँ पे आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में 4000 से अधिक ऑडियो बुक और समरीज सुन सकते हो। आप जानते हो हर फैमिली मेंबर को लाइफ में ग्रो करने के लिए नॉलेज की ज़रूरत होती है। ऐसी हर नॉलेज नीड्स का जवाब है कुकू एफएम की ऑडियो शो में। इसलिए हम लाए हैं हर घर कुकू एफएम, हमारे घर में भी सब सुनते हैं। आप अपने दोस्तों और अपने परिवार के सदस्यों के साथ इसको शेयर कर सकते हो। यहाँ पे बच्चों से लेकर बड़ों तक शानदार कंटेंट आपको मिलने वाला है। वैसे तो इनका साल भर का प्राइस 399 रुपये होता है, लेकिन आपके लिए एक शानदार डिस्काउंट ऑफर चल रहा है जिसमें आपको 50% डिस्काउंट मिलने वाला है। आपको कोड इस्तेमाल करना है घर50, और आपका पूरे साल भर का प्राइस यहाँ पे हो जाएगा 199 रुपये। यानी कितना शानदार है, एक बुक के प्राइस में आप पूरे साल भर यहाँ पे ऑडियो बुक और समरीज एक्सेस कर सकते हो। तो जल्दी कीजिए, ये डिस्काउंट ऑफर 19 जून तक ही वैलिड होगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो रिसोर्सेज तो वो तो सेम ही होते हैं लगभग, जैसे कई टॉपर्स बताते हैं, और मैंने भी कितने इस पे वीडियो बना रखे हैं। जैसे निबंध की बात करें, एथिक्स की बात करें, तो एथिक्स का जैसे मैंने पूरा सिलेबस कवर करा रखा है। अब आपकी मर्जी है कि किसी कोचिंग में जाके 3 महीने खराब करने या यहाँ से 2 दिन लगा के ये वीडियो देख लेने और नोट्स पढ़ने। और एथिक्स में जैसे पवन जी ने सेम वही जो मैंने पीडीएफ फाइल तैयार की थी, वही नोट्स उन्होंने कोट किए हैं, वही एग्जाम्पल कोट किए हैं। निबंध के अंदर वो 5-10 वीडियो थे, वो देख लिए और खूब लिख लिख के प्रैक्टिस की। ठीक है, वो रहता है। जीएस फेस्ट में जो हमने मॉडल आंसर बनाए थे, खूब सारे टेलीग्राम पे शेयर किए मैंने। और मैं टेलीग्राम पे एक काम और करूँगा कि जैसे पवन जी का भी टेलीग्राम है, और पवन जी कुछ दिनों में अपना यूट्यूब चैनल भी बनाएंगे आपको गाइड करने के लिए, वो भी शेयर करूँगा। प्लस टॉपर्स के जो टेलीग्राम चैनल होते हैं, वहाँ पे वो अपनी आंसर राइटिंग की कॉपियाँ शेयर करते हैं, अपनी स्टडीज शेयर करते हैं। वो भी मैं लिंक टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूँ। यदि आप मेरे चैनल से जुड़े हो टेलीग्राम से, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगाया हुआ है, या आप एक काम करना, टेलीग्राम में सर्च करना स्टडी आइज विद धर्मेंद्र जाखड़। तो पवन जी, एक बात सबसे इंपॉर्टेंट हमने इस जर्नी में सीखी है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। यानी आपके मेंस में जैसे मार्क्स कई बार बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन इंटरव्यू में क्या होता है कि यदि आप सही से परफॉर्म नहीं करते हो तो आपके मार्क्स बहुत कम भी आ सकते हैं। इस बार भी जैसे पवन जी के साथ कितने हमारे दोस्तों ने इंटरव्यू दिया था, पवन जी के 173 मार्क्स है, तो इनका लिस्ट में नाम है, और उनको उस रेंज में मिले 140, 120, 130, इस रेंज में फिर वो रेस से बाहर हो जाते हैं। तो मैं हमेशा इसीलिए तो आपको बोलता हूँ कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आपका अचानक नहीं होगा कि आपने मेंस पास कर लिया 1 महीने में के अंदर आप सुधार कर लोगे, ऐसा नहीं होगा। आपको इसके लिए ये होगा कि जिस तरह आपने आईएएस बनने का सोचा है, उसी दिन ये सोच लेना कि मेरी पर्सनैलिटी भी एक सिविल सर्वेंट जैसी होनी चाहिए, और उसमें कैसा सुधार करना है वो हम पवन जी से जानते हैं।
देखो, पर आइए इंटरव्यूज़ में ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आपका जो जेन्युइननेस, आपकी डेप्थ, अवेयरनेस, कि आपकी थिंकिंग है वो डीप होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वही सतही जो न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा कि न्यूज़पेपर में अच्छा ये हेडिंग दी और मेरे को लगा दिया, इस पे ओपिनियन बना दिया। ऐसे नहीं, आप अगर न्यूज़पेपर्स को भी देखोगे ना तो आपको लगेगा कि यार ये कितना मीडिया पोलराइज्ड है। एक ही घटना की न्यूज़पेपर अलग अलग तरह से प्रेजेंट करेंगे, तो उनसे अपना ओपिनियन मतलब उनके बेस पे नहीं बनाना है। आपकी डीप थिंकिंग होनी चाहिए। अपना जो अपनी जो हिस्ट्री है, कल्चर है, जो हमारी रूट्स हैं वो हमें पता होनी चाहिए। ज़मीन सतह ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है सोसाइटी में, उन चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो ये साथ में हर एक मुद्दे पर आपका ओपिनियन भी होना चाहिए। वो वहाँ पर आपका ओपिनियन जानना चाहते हैं कि आप बताओ। जैसे इंटरव्यू में इस बार मेरे से पूछा था है ना बीबी व्यास सर ने कि इंडिया रशिया जो यूक्रेन रशिया कन्फ्लिक्ट है तो उसके इंडिया पे क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। तो मैंने कहा कि सर अभी तो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है कहीं ना कहीं इंडिया को वो इंडिया रशिया के बीच जो एक बॉन्डिंग है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ में जो है इंडिया को करंटली हमें ज़्यादा प्रेशर का सामना करना पड़ता है। हो सकता है वेस्टर्न कंट्रीज सैंक्शन लगा दे, लेकिन भारत है वो अपने जो नेशनल इंटरेस्ट है, जैसे नेशनल इंटरेस्ट वो विदेश नीति में सर्वोपरि होते हैं, तो उस बेसिस पे काम कर रहा है। और फिर मैंने कहा सर, जब एक कोई और बात चली तो मैंने सर को बताया, मैंने कहा सर जब ये कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ उससे पहले ही मैंने ये प्रेडिक्ट कर लिया था कि अगर ये वॉर छोटा चला, अगर रशिया निर्णायक रूप से अगर यूक्रेन से जीत गया, तब तो चीन है वो आक्रामक हो जाएगा और जो है ताइवान या भारत के विरुद्ध एडवेंचर कर सकता है। अगर ये वार लंबा चला तो फिर क्या होगा कि चाइना है वो कॉन्सलेटरी टोन में आएगा और हमसे बातचीत के लिए तैयार होगा। क्योंकि युद्ध में क्या होता है कि एट्रिजन होता है, जितना लंबा युद्ध चलता है उतना ज़्यादा दोनों पक्ष प्रभावित होते हैं। भाई अगर युद्ध 5 दिन में ख़त्म हो गया तो क्या होगा कि रूस को कोई ज़्यादा हानि नहीं होगी और यूक्रेन अपना वो मकसद पार लेगा। लेकिन अगर युद्ध लंबा चला तो हम देख रहे हैं कि रशिया कितना इकोनॉमिकली बर्बाद हो गया, तो चाइना ऐसी रिस्क नहीं ले सकता। फिर उन्होंने अप्रिशिएट किया, अच्छा। फिर कहा कि करप्शन पे एक क्वेश्चन चला था कि करप्शन को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो जब मैं कुछ बताने लगा तो सर ने, जो बीबी व्यास सर है, कहा कि आप अपना ओपिनियन बताओ इस मुद्दे पर। तो फिर मैंने बताया, मैंने कहा सर हमारी एजुकेशन सिस्टम है सबसे इम्पोर्टेंट, उसी को ही सुधार करना होगा ताकि हमारे अंदर ऐसी भावना डेवलप हो कि हम करप्शन करें ही ना। फिर बोले अच्छा। तो इस तरह आपकी हर एक मुद्दे पर राय होनी चाहिए। और आप आईएएस बनोगे तो एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं केवल ज्ञान दूसरों को ही दे रहा हूँ, खुद पे नहीं आजमा रहा हूँ। आपको पहले खुद पे वो चीज़ें आजमानी होगी, उसके बाद आपको दूसरों को बताना होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी, आपने समय निकाला और न्यू एस्पिरेंट को गाइड करने के लिए आप इतनी दूर चल के आए हो। मिलते हैं और एक और अच्छे वीडियो में। आपकी जिम्मेदारी है वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहना। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धर्मेंद्र जी और पूरे यूट्यूब परिवार को। एक वर्चुअल दुनिया में हम कहीं ना कहीं हम साथ हैं, तो ये अच्छा भी लगता है, बहुत अच्छी फीलिंग भी आती है, अपनापन सा लग रहा है इस चैनल पे तो मेरे को। आपके सबके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।